कसूरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कसूरी साहब, ये तमाम जो कश्मीरी हैं वो लोग जो माजी में हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ बाकायदा इक़्तिदार में शरीक रहे, अब वो भी भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यक आवाज़ हो गए हैं। यानी वो लोग नहीं रहना चाहते, वो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं रियासती दहशत गर्दी से। लेकिन ये बात भारत को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए, बात यह है कि आपने कहा वो लोग, मैं जिस दिन इन्होंने ये काम किया था 2019 में अगस्त में, इन्होंने कमाल ये कर दिया था कि सारे पब्लिक ओपिनियन को कश्मीर में यूनाइट कर दिया। पहले डिवाइडेड थे, काफ़ी लोग पाकिस्तान में आना चाहते थे, कुछ आज़ादी चाहते थे, और कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, क्योंकि उनको रास्ता निकलने ही को आ रहा था, तो अपने म्यूनिसिपल राइट्स के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। तो कवर था इंडिया के पास, चाहे वो म्यूनिसिपल राइट्स के लिए इलेक्शन ले रहे हों। इंडिया के आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए नहीं, वो चाहते थे उनके लोकल काम हो जाए तो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। लेकिन एक जो पर्दा पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया जिस दिन इन्होंने वो उसका स्टेटहुड और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है। 100% लोग इकट्ठे हो गए जो इंडिया में इलेक्शंस लेते रहे भारत के आइन के तहत, और जो हुर्रियत वाले और दीगर। तो ये कश्मीर में एक वॉल बन गई। फिर भारत ने हीले बहाने बनाए, दुनिया में जब उन पे एतराज़ हुआ उनका, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट होगी। खाक और मिट्टी डेवलपमेंट ऐसे इलाके में कौन पागल आके इन्वेस्ट करेगा? जब उनको पता हो कि मौका किसी को मिला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होती है ना जहाँ अमन हो। वहाँ अमन की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फ़ौज कितनी देर वहाँ होटल बचाएगी या कोई इन्वेस्टमेंट? तो ये सब झूठ था जो आया हो गया। इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंपेल हो गए हैं कि एक सेक्शन से दोबारा बातचीत करें, क्योंकि पसे पर्दा मैं सर्टन हूँ कि बाइडन इंतज़ामिया ने इनको बताया होगा, भाई हम एक हद तक तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, हमारा तो मुंह तुम भी काला करा दोगे। मतलब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ह्यूमन राइट्स एक, बल्कि कश्मीर इंडिया ये जो अमेरिका बात करता है सिंकियांग की और वीगर मुस्लिम्स की, तो उन्होंने कहा जी आपको कश्मीरी मुसलमान याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये उन्होंने एक हाफ वे हाउस के तौर पे इनको कहा होगा कि भाई आप बातचीत तो शुरू करें। लेकिन मैं सर्टन हूँ, मैंने इन सब लोगों से खुद डील किया है जो गुप्कार में के नीचे वो बातचीत कर रहे हैं। मैं जाता था, इनको मिलता था, हुर्रियत को तो मिला ही करता था। तो मेरी ज़ाती राय यह है कि इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, वो जो इन्होंने कदम किया उसको कोई कश्मीरी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई कश्मीरी सपोर्ट नहीं करेगा, बड़ी क्लियर बात है। अच्छा कसूरी साहब, आगे चलते हैं। ये भारत मकबूजा कश्मीर में जो आबादी का तनासुब है वो तब्दील करके, सबको पता है कि कश्मीरियों की जो एक शनाख्त है या जो उनकी जुदागाना हैसियत है उससे महरूम करना चाहता है, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये करना चाहता है। डोमिसाइल कवानीन में तब्दीली से जो कश्मीरी अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलने की जो भारत की कोशिश है, या साजिश कह लें, सोचे समझा मनसूबा कह लें, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं और जो चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगी कसूरी साहब कि दुनिया अंधी है, गूंगी है, तमाशाई बनी हुई है, बहरी है, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना वो कुछ बोल रहे हैं। मतलब मगरबी दुनिया में कश्मीरियों को बाकायदा निगलेक्ट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसी को जुल्म नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, मैं एक बात आपको कह दूँ, वो उसका जवाब मैं दूंगा जी जी, लेकिन एक मैं वाज़ह कर दूँ बात कि जो कश्मीरियों में इन्होंने जज्बा पैदा कर दिया है, अगर इन्होंने आपने पॉपुलेशन कम्प्लेक्शन का जिक्र किया, मेरा ख्याल है ये तो उस डेफिनेशन में जेनोसाइड में आ जाएगा। सही। अगर आप किसी इलाके का कैरेक्टर बदल दें, अगर नंबर 2 इतने साल से वहाँ गड़बड़ है, क्या आपका ख्याल है कि भारत ये कर सकेगा? बाकी चीज़ छोड़े, मैं कई चीज़ें बात नहीं करना चाहता। ये अगर करेगा तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल उसके नताइज होंगे। कश्मीरी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जो बदअमनी होगी वो मौका देंगे दाइश को। दाइश ऑलरेडी साउथ इंडिया में पहुंच गई है क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। दाइश को मौका देंगे कि वो आके वो जो कर सकते हैं, आपको पता ही है जब दाइश को मौका मिले वो क्या करते हैं। उनकी फील्ड फिर कश्मीर नहीं होगी, वो तो बहुत कुछ बाकी हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। तो दाइश वालों को दावत देने के मुतरादिफ होगा
अगर ऐसा जुल्म करें कि मुसलमानों की अक़लियत को अक्सरियत को अक़लियत में बदलें, तो ये हिंदुस्तान की खाम ख्याली है। आपने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिक्र किया। देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आजकल जिस चिड़िया का नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपने मफादात को देखती है। और उसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस जब मोरज़ वजूद में आ रही थी तो ख्याल ये था कि लीग ऑफ नेशंस का जो फेलियर है जी। और जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुई और जंग शुरू हो गई दूसरी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुई, तो उन्होंने ये सोचा कि इससे कुछ सबक हासिल किया जाएगा। तो ख्याल ये था कि वो सबक ये होगा कि जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं, यानी कि मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस की, उनको ज़्यादा वक़्त दी जाएगी। हुआ ये कि जैसे ऐसे इदारों में होता है कि जो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स वीटो पावर वाले थे, उन्होंने उनकी हैसियत ख़त्म करके जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की थी, जहाँ सारी दुनिया के बराबर के वोट हैं, जिसमें अभी भी अगर कश्मीर में अमेरिका ज़ोर लगा रहे तो अक्सरियत पड़ जाएगी। जिस तरह फ़लस्तीन में यूएन जनरल असेंबली में अक्सरियत फ़लस्तीन के हक़ में आती है, लेकिन पावर ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ से टू वीटो वील्डिंग मेंबर्स। वीटो का मतलब ही है कि जो यूएन का सिस्टम है वो पैरालाइज हो गया है। जब तक 5 मेंबर्स किसी चीज़ पे ना अग्री करें, यूनाइटेड नेशंस हरकत में नहीं आती। लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और क्लियर हूँ, अगर हिंदुस्तान ने वो हरकत की जिसका आपने इशारा किया है, जिसका हम सबको ख़तरा है कि जब वो आर्टिकल 35 की बात करते हैं, हम सबको ख़तरा है, अगर वो हुआ तो ये इतना आसान इंडिया के लिए नहीं होगा। और इसके कई फैक्टर्स हैं। हिंदुस्तान को वो अच्छी तरह से पहले आगाही होनी चाहिए, माजी का तजुर्बा वो जानता है, इस पे कश्मीरी चुप नहीं रहेंगे और दुनिया कश्मीरियों का साथ देगी। ठीक है, दुनिया कश्मीरियों का साथ देगी। चलें आगे चलते हैं कसूरी साहब। ये जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम है, ये मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, मैंने लास्ट भी बोला कि जी कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आलमी कानून की बाकायदा खिलाफ वर्जी है। अब पाकिस्तान कसूरी साहब अपना किरदार निभा रहा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है कि हर आलमी फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह पर बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। और पाकिस्तान के अलावा दुख ये होता है कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो बात नहीं करते हैं। चले कश्मीर का मसला पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रिलेटेड है कि कश्मीर हमारी शहर है, हम कश्मीर के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, बाकियों की निस्बत समझ आती है। फ़लस्तीन है, वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, क्या कश्मीर फ़लस्तीन इनके मसाइल पर जो तमाम इस्लामी ममालिक उनको यकजा होकर प्रेशर नहीं डालना चाहिए? अगर नहीं डालते तो क्या वजह है, क्या रुकावट है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं उम्मा का जी, तो उम्मा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक, एक जो शहरी लाहौर में है, काहिरा में है, रबात में है या जद्दे में है, जो सड़क पे फिर रहा है जी, बैठा हुआ है, उसकी राय एक ही है, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो। अब आते हैं हुकूमतों की तरफ। हुकूमतें जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो रूलिंग एलीट को रिप्रेजेंट करती हैं और वो स्टेट इंटरेस्ट के नाम पे उसको जस्टिफाई करती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आप देखेंगे, अब बदकिस्मती से आपको हमें यह तकलीफ़ होती है कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। आप देखिए कि जो कश्मीर पे भी जो आपने कहा, कुछ मुल्क बोले हैं, मसलन मलेशिया बोला है, तुर्की बोला है और मेरा ख़्याल है और भी कुछ मुल्क बोले हैं, लेकिन ये बड़े मुल्क हैं, ख़ास तौर पे तुर्की, मलेशिया, ईरान बोला है, जो हालांकि ईरान एक लिहाज से भारत उसको कोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो शाह बहार में वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। तो जो हमारे लिए कलीदी मुल्क हैं, ठीक है, सऊदी अरब और यूएई नहीं बोले उस लिहाज से जैसे हमें तवक्को थी, लेकिन इस खित्ते में ईरान बहुत अहम मुल्क है, पाकिस्तान अहम मुल्क है और तुर्की जो है वो एक किस्म का नियर नेबर है। एक ज़माने में RCD में तुम्हारा नेबर था। तो इसलिए ये कहना कि जी वो बोलते नहीं, आप बात कर रही हैं OIC की, ये मैं मानता हूँ कि जो इस किस्म के इदारे हैं वो मुसलमानों की आवाम या उम्मा की नुमाइंदगी नहीं करते, वो हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके लिए बहरहाल हमें लॉबिंग जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बता दूँ, वो करें या ना करें, अमेरिका करे या ना करे, जितना अमेरिका का मीडिया है, चाहे वो लिबरल हो, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स,
या वो राइट का हो जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसी तरह बरतानिया के सारे अखबारात, यूरोप के अखबारात, जो थिंक टैंक्स हैं यानी जो हुकूमतों से आज़ाद हैं, वो भी सख्त लानत मलामत भारत की कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो भारत एक लूजिंग गेम खेल रहा है। अभी ठीक है कि उसको एक सबक सीखना चाहिए। आपके सामने स्कॉटलैंड का मसला है। अब बरतानिया ने ये नहीं कहा कि अगर स्कॉटलैंड करेगा तो हम उस पर फ़ौजें चढ़ा देंगे। अभी स्पेन में बात हो रही है, कैटलोनिया की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन ने आज उन सारे लोगों को छोड़ दिया है जिनको पहले अरेस्ट किया गया था ट्रीजन में। क्यों? उनको एक बात समझ आ रही है कि जो आने वाला ज़माना है जिसमें सोशल मीडिया भी है, नौजवान नस्ल मुख्तलिफ तौर से सोचते हैं, लोग किसी बड़े ख़ित्ते को उसकी कौम की सोच के ख़िलाफ़ आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। अगर बरतानिया नहीं कर सकता, अगर स्पेन नहीं कर सकता, तो हिंदुस्तान कितनी देर कर लेगा। ये मानता हूँ कि आपके मेरे नर्व्स पे वो प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि कश्मीरियों के लिए हमारा खून खौलता है, उन पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग ये कहते हैं वो जी कश्मीर का कुछ नहीं होगा, फ़लस्तीन का कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों में नहीं हूँ। जब मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट पे तौर पे देखता हूँ, आपकी मेरी ज़िंदगी में ये वाकई बड़े लंबे पीरियड्स हैं। हिस्ट्री में ये इतना बड़ा पीरियड नहीं है और इसलिए मैं नहीं समझता कि फ़लस्तीन का मसला या कश्मीर का मसला वैसा ही रहेगा जैसे आज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा कसूरी साहब, अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है अगर उसको देखा जाए तो इस वक्त अफ़गान दाखिली स्टेक होल्डर्स अमन कोशिशों के लिए एक पेज पर, एक सफ़े पर नहीं है, जो कि तशवीशनाक भी है। अगर इत्तेफाक नहीं होता, आपसी मसाइल हल नहीं होते, तो फिर क्या खाना जंगी नहीं शुरू हो जाएगी? देखिए, हमें कुछ सबक सीखना है पहले, तो बाद में हम देखेंगे वहाँ क्या होगा। पहले तो अपना बचाव करें ना। ठीक है। हमने सबक यह सीखना है कि हिंदुस्तान जब भी अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हुई, उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत ही मनफी निकला। एक तो रेफ्यूजीज़ आए, आप देख लें, उन्होंने हमारी सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब पे असर अंदाज हुए। ईरान ने बेहतर तरीके से हैंडल किया, शायद हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। खुदा ना करे दोबारा रेफ्यूजीज़ आएँ। उन्होंने उनको कैंप्स में रखा और बड़ा क्लियरली डिफाइंड एरियाज़ में रखा। एक तो ये है कि तो सबक क्या है, बिल्कुल इंटरफेयर पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर देखें, मेरी ज़ाती राय ये है कि तालिबान ने अगर कोशिश की कि काबुल पे वो हमला करके ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लें तो ये खाना जंगी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर वो काबुल पे कब्ज़ा भी कर लेते हैं तो एक बात वाज़ेह है कि जो शुमाली इलाके हैं, जहाँ उज़्बेकाबाद हैं, जहाँ ताजिकाबाद हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसका मतलब ये हुआ, क्या अब तालिबान, मैं आपके साथ सोच रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तालिबान डिवीज़न ऑफ अफ़गानिस्तान पसंद करेंगे? तालिबान अफ़गान नेशनलिस्ट हैं, ये ठीक है, किसी को उनकी सोच पसंद हो या ना हो, मैं नहीं समझता वो डिवीज़न करेंगे। तो फिर क्या होगा? मेरा एक अंदाज़ा है कि ये तो ठीक है कि वो अशरफ गनी साहब की हुकूमत से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ना ताकत है ना रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक मोरे हैं। लेकिन जो उज़्बेक के नुमाइंदे हैं, जो ताजिक के नुमाइंदे हैं, या वॉरलॉर्ड्स, जिनको आप और मैं पसंद करें ना करें, किसी ना किसी शक्ल में तालिबान उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, तालिबान ने कोशिश की है पिछले कई दहाइयों में, पहले उन पर चार्ज लगता था कि यह पश्तून मूवमेंट है, फिर उन्होंने कोशिश की है कि ताजिक और उज़्बेक में तालिबानों को शामिल किया है और उनकी लीडरशिप में एक अंदाजे के मुताबिक 25% नॉन पश्तून एलिमेंट है। तो अगर आप ये दोनों फैक्टर्स ले आएँ कि उनकी ये ख्वाहिश कि अफ़गानिस्तान वैसे ना हो जैसे पहले था, यानी डिवाइड था इफेक्टिवली, और जो यूनाइटेड वर्ल्ड कम्युनिटी इनको नहीं मानती थी, वो बुरहानुद्दीन रब्बानी को सदर मानती थी, जो कि नॉर्दर्न अलायंस को रिफ्लेक्ट करते थे। अगर तालिबान ने एक मलबे पे हुकूमत नहीं करनी, अफ़गानिस्तान पे करनी है, तो उनको बैनुल-अक़वामी बरादरी की ज़रूरत होगी, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और मुसलमान ममालिक जिनमें ये इस्तिताअत है, सऊदी अरब, UAE, वो तभी होगी अगर वहाँ अमन होगा। अगर खाना जंगी होगी
तो वहाँ नहीं होगी। फिर मैं एक चीज़ पे सोचने पे मजबूर हूँ कि दो चीज़ें ऐसी मंजर आम पे आई हैं जिससे लगता है कि तालिबान ने कुछ सबक सीखा है। हालांकि मेरी अभी भी यही ख्वाहिश है कि वहाँ एक, जैसे आपकी भी है, बहुत से पाकिस्तानियों की है, हुकूमत की भी है, कि एक सेटलमेंट अमेरिका के जाने से पहले हो जाए। लेकिन दो इंडिकेशंस आपके सामने हैं। एक वाशिंगटन पोस्ट में ये जलालुद्दीन हक्कानी साहब ने मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे माजी में गलतियाँ हुई और औरतों को हक़ है तालीम का और जॉब्स का, यानी कि वो उनको काम करने का हक़ है। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद का एक इंटरव्यू लीक आउट हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू लीक आउट तो नहीं हुआ, उन्होंने किससे बात की है जो लीक आउट हुई है कि उनकी जब तालिबान से बात हुई तो तालिबान ने दोहा में उनसे एडमिट किया कि हमसे कुछ गलती हुई हैं जो हम सरजद नहीं होने देंगे दोबारा। तो अब इसका मेरा जो एक अंदाज़ा है जो अफ़गानिस्तान में होने जा रहा है, ये आपकी बात ठीक है कि मौजूदा हुकूमत जिसके सदर अशरफ गनी साहब हैं, हमारे लिए तो बेहतर है कि इनकी सेटलमेंट हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि बहुत से एरियाज़ में इनको वॉक ओवर मिल रहा है। बहुत से जो ऑफिशियल फ़ौज है उन वो चौकियाँ खाली करके जा रहे हैं और जैसे अमेरिका वहाँ से निकलेगा ये प्रोसेस बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर ये हुआ तो अफ़गानिस्तान डिवाइड होगा। मैं समझता हूँ तालिबान अफ़गानिस्तान को डिवाइड नहीं करना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।